हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास 8th के चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। इसमें आप स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो मेन कंपोनेंट्स है सेल का, वो मेनली 3 ही हैं। एक सेल मेनली 3 हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड वन इज न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से ही इनक्लोज्ड होता है, उसी से कवर्ड होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मीन्स सेल मेम्ब्रेन का सेकेंडरी नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट भी करती है और इनको दूसरे मीडियम से घेरी हुई रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स विथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है और इसके अंदर का जो मटेरियल होता है सेल्स के, वो मूवमेंट कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर और सेल के बाहर भी। Activity 8.3. In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. Remove the dry pink. कह रहे हैं कि अगर बेसिक कंपोनेंट अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहें तो ओनियन बल्ब लीजिए और क्या करेंगे, उसकी जो पिंक कवरिंग है ऊपर की पील्स, उसको आप रिमूव कर लीजिए। सबसे पहले रिमूव कर लेने के बाद उसमें फ्लैशी जो स्ट्रक्चर होगा एक लेयर, उसको निकाल लेने के बाद फोर्सेप या फिर हाथ के द्वारा, ज़्यादा बेहतर है कि आप फोर्सेप यूज़ करेंगे। जब फोर्सेप यूज़ किया आपने तो उसको, इसलिए आप उसको निकाल लेंगे ओनियन बल्ब को, और उसको क्या करेंगे, थोड़े से पानी में उसको डाल देंगे, ठीक है, जिसमें एक हल्की सी झिल्ली की तरह से लेयर होती है, पतली लेयर एकदम, है ना। उसको ओनियन पील को फिर पानी के ड्रॉप में डाल देंगे। फिर उसके बाद उसको स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड पर रख करके उसको फोर्सेप या ब्लेड की हेल्प से उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद उसको स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड पर रखकर मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन या फिर रेड सोल्यूशन, कुछ भी होगा, उसको आप उस पर डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कवर स्लिप ले करके उसको उसी के ऊपर रखेंगे और इंश्योर कर लेंगे कवर स्लिप कुछ इस तरह से लगे कि वहाँ पर किसी भी बबल का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व कर लें, और जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ डायग्राम आपका इस तरह का दिखाई देगा। Okay, the boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. जो बाउंड्री है ओनियन सेल की, वो चारों तरफ की जो आप देख रहे हैं वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किसको कवर की है? सेल वॉल को। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। बीच में जो सेंट्रल डेंस पार्ट है वो न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियस क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, और जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड करता है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. In addition to the cell membrane की जो एडिशन में हम ये देख लेते हैं कि वहाँ बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, एक लेयर बनी होती है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. ये सेल वॉल की जो बाहरी लेयर होती है प्लांट्स में ही पाई जाती है, और उसके मेम्ब्रेन को चारों तरफ से इसलिए करी होती है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। Only for protection reason. Plant cells need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए पाई जाती है क्योंकि
चूँकि वो हमेशा एटमॉस्फेयर में ही होते हैं, बाहर ही होते हैं, खुले में होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, है ना, हाई विंड स्पीड या एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को फेस करना पड़ता है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये इन सारे वेरिएशन को होते हैं इस क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते। प्लांट तो हमारी तरह चल नहीं सकते कि बारिश हो रही है, तेज़ आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी सेफ प्लेस पे जा सकते हैं, बट दे कांट गो, दे कांट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडिस्कैंटिया, इलोडिया और रुयो। सेल्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है लीफ पील में। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ द ओनियन। आप ओनियन का एक स्लाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने का मेथड भी पीछे डिस्क्राइब किया गया है। पहली आस्क बूझो इफ़ ही कैन आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। पहली ने बूझो से पूछा कि क्या वो एनिमल सेल्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसके लिए एक्टिविटी 8.4 है, टेक अ क्लीन टूथपिक और मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। एक टूथपिक ले लीजिए या फिर मैचस्टिक जिसका टिप, अगर मैचस्टिक है तो उसका टिप टूटा होना चाहिए। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। चीक में स्क्रैप कीजिए बिना खुद को हर्ट किए। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। फिर उसके बाद पानी की एक बूंद डालें एक ग्लास स्लाइड पर रख कर उसको, और आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालें, ठीक है, और उसके बाद कवर स्लिप उस पर लगा देना होगा। हाँ, ये याद रखें कि उस पर जो सोल्यूशन डाल रहे हैं 1 से 2 ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप ही होना चाहिए, ठीक है। 1-2 ड्रॉप उस पर फिर कलर लगा दें मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन, ताकि वो इसलिए हमको दिखाई दे। अब इसको ऑब्ज़र्व करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और आप अलग अलग सेल्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस कहाँ है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ओके, कम टू नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यह जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल्स में, जो कि साइटोप्लाज्म में ही पाते हैं। These are mitochondria, Golgi body, ribosomes, etc. You will learn about them in later classes. बाद की क्लास मीन्स 8th के बाद आप स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल का ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनेल है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली यह स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है, गोलाकार शेप में पाया जाता है और सेल के सेंटर में बीच में पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको भी स्टेंड किया जा सकता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखा जा सकता है। Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. न्यूक्लियस को हम सेपरेट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, ये मटेरियल्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स आ जा सकते हैं। विथ अ माइक्रोस्कोप हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। विथ अ माइक्रोस्कोप, एक हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप ले करके, मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप हो जिसकी एनलार्ज करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, है ना, उसको लेकर के हम स्फेरिकल बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और न्यूक्लियस को देख सकते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग।
ये जीन्स कैरी करते हैं हमारे इनहेरिटेंस में। हम इनहेरिटेंस के जो हमारे इनहेरिटेंस के होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर पोते में, ऐसे कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग को जाता है, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चे में। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम तभी देखा जा सकता है जब सेल डिवाइड्स होते हैं। अगर सेल डिवाइड्स नहीं होते हैं तो आप क्रोमोसोम्स नहीं देख पाएंगे। आइए जीन को स्टडी करते हैं। जीन एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है? एक इनहेरिटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ पाया जाता है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाती है, मतलब माता पिता से उसके संतान में जाती है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स मीन्स ये समझ लें कि ख़ानदानी गुण है ना, जो बाप दादा से गुण चले आ रहे हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पुत्र को पिता से ही मिलते हैं, डैट इज़ हेरिडिटी कैरेक्टर। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे क्वालिटी, कुछ ऐसे गुण जो आपको आपके पिता से मिले हैं, या ये कहा जाए कि पिता से पुत्र में पास हुए हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज़। ये जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ, यदि आपके पिता की भूरी आँखें हैं तो आपकी भी भूरी आँखें हो सकती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। यदि आपकी माँ की बाल कर्ली हैं तो फिर आपके भी कर्ली हो सकते हैं। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स और पुत्र में दिखाई दे सके। मीन्स माता और पिता के अलग अलग कैरेक्टर, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर उसके पुत्र में देखे जा सकते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल, न्यूक्लियस का जो ये रोल है इनहेरिटेंस में, वो एक्ट करता है, इसको कंट्रोल करता है, सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल के सारे जो कंटेंट होते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सम्मिलित होता है। द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस कहते हैं, सेल का जीवित पदार्थ के नाम से जाना जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस पाया जाता है दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह अच्छे से ऑर्गेनिज्म नहीं होता, अच्छे से दिखाई नहीं देता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसा जो सेल है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होती है, ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। द ऑर्गेनिज्म विथ दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, इनसे आज उसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स के। The cells like onion cells and chick cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. The cells like onion cells जैसे कि ओनियन सेल्स और चिक सेल जिसका अभी हम लोग स्टडी किया, उनके बारे में हम ये बता रहे हैं कि उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसमें उसका न्यूक्लियस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड बना हुआ होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की चारों तरफ से कवर्ड भी होता है, डेजिग्नेटेड भी होता है। तो ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर दैन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर दैन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट।
While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइटोप्लाज्म का स्टडी कर रहे थे ओनियन पिल्स के, तो आपने क्या स्टडी किया? क्या आपको कुछ ब्लैंक सा दिखाई दिया, ब्लैंक स्ट्रक्चर? इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। जो ब्लैंक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल, या एक सिंगल हो सकता है और बहुत बड़ा भी होता है, जैसे कि ओनियन सेल में आपने देखा है। चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। चिक सेल में वैक्यूल छोटा होता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में बड़े वैक्यूल सामान्यतः पाए जाते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल्स के वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। किसकी तुलना में? प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में। ओके, यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडिस्कैंटिया लीफ। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारे तरह के कलर्ड जो बॉडीज़ होते हैं साइटोप्लाज्म के सेल्स में भी। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। वो लीफ सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, मीन्स दे आर नॉट बाइंडेड, वो बंधे हुए नहीं हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, उनको प्लास्टिड्स कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो अलग अलग रंग के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें से कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये लीव्स को, पत्तियों को हरे रंग प्रोवाइड करता है। इस वजह से हमको लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपको ये याद आ गया होगा कि ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके भोजन का निर्माण करती हैं, है ना। क्लोरोफिल का यूज़ करती हैं। क्लोरोप्लास्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इनका। नेक्स्ट आइए, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। कंपैरिजन करना यहाँ प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, एक्टिविटी 8.3 और 8.4 में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, और कंपैरिजन करने को हमको नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, फिर भी देख लीजिए। यू शुड बी एबल टू कंपेयर अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यू शुड बी एबल टू कंपेयर। अब आप एबल हो गए हैं 8.3 और 8.4 को पढ़ करके कि दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। ऑब्जर्व करें और उनको देखें, सिमिलरिटीज सब सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। तो ये हैं आपके डायग्राम, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, अब यहाँ आपका टेबल बना हुआ है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है। सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में खुले में पाए जाते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाई टेम्परेचर या फिर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए, धूप हो, बारिश हो, तो वो कहीं मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनका सेल वॉल पाया जाता है। और हमारे में या एनिमल सेल्स के सेल वॉल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में फाइंड किए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो फाइंड बोथ। ओके, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। देखिए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद प्लास्टिड्स सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, क्योंकि ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, है ना। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। वैक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। डिफरेंस इतना है कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी पाई जाती है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटी पाई जाती है।